राधे राधे। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों के सिद्धांत की, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। कई सिद्धांत हैं, उसकी भी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा गया आपका सिद्धांत है, वो है बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसकी हम अक्सर कहीं ना कहीं जिसको हम पेपर में देख ही लेते हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि शिक्षा के 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो आपके संपूर्ण विषय से, उसकी प्रकृति से जुड़े होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य आपके पर्टिकुलर टॉपिक से, प्रकरण से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जो इन्होंने डोमेन्स दिए हैं, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्यों पे ज्यादा लागू होते हैं। तो इनके जो टेक्सोनॉमी है वो 1956 में आई, और इन्होंने 3 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक आपका कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन, और मनोचालक आपका जो है साइकोमोटर डोमेन है। ये आपका प्योर इन्होंने दिया था। इसमें इनके जो सहायक थे वो थे क्रैथवाल और मारिया, और इसमें एलिजाबेथ सिम्पसन ने इनकी सहायता की थी इसको कैटेगराइज करने में। तो अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। संज्ञानात्मक पक्ष आपका जो उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य आपके संज्ञान से, बुद्धि से आपके जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है उससे जुड़े होते हैं। भावात्मक पक्ष जो होते हैं आपके इमोशनल, जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है, या संवेगात्मक जो संवेग है, आपकी भावना है, उससे जुड़े हुए ये आपके उद्देश्य होते हैं। उसके अलावा मनोचालक जो उद्देश्य होते हैं वो आपके साइकोमोटर उद्देश्य होते हैं। साइकोमोटर जो उद्देश्य होते हैं वो आपके जो भावात्मक है पक्ष और जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उनके प्रतिरूपण आप जो क्रियात्मक अनुक्रिया करते हैं उससे जुड़े हुए उद्देश्य होते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने कुल 6 भाग बताए। पहले बताया था जो इन्होंने, वो ज्ञान, बोध, अनुक्रिया, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बाद में 2001 में इन्होंने संशोधन करके संश्लेषण को हटा के लास्ट में सृजन कर दिया था। तो हम सृजन के रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका ज्ञान। ज्ञान अर्थात जो आपने कोई चीज सूचना उस बच्चे को दे दी। सूचना तथ्य, प्रत्यय, नियम, परंपरा या स्मृति। जैसे कि आपने कहा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बच्चे ने ये सुना और अपने मस्तिष्क में इसको मतलब इसको एक तरह से साउंड इसकी ली कि ये ज्ञान जो होता है, ये आपको पता है कि एक तरह से सूचनात्मक ज्ञान है। मतलब बच्चे ने इस चीज की सूचना ली कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अब दूसरा जो टर्म आएगा उद्देश्य की पूर्ति, जो आपको करानी है, बोधात्मक। अब वो क्या कर रहा है, उस चीज को समझने का प्रयास करेगा। तो समझने का वो टर्म समझेगा कि पर्यावरण क्या है। हमारे आसपास की सभी चीजें, जो पेड़ देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, अग्नि देख रहे हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें उससे हम घिरे हुए हैं, वो सारी चीज आपकी पर्यावरण है। तो इस चीज का उसको बोध होगा। जो सूचना है उसका अनुवाद, उसकी समझ, उसकी व्याख्या, उसको व्यवस्थित करना और सारांशित करना कि हाँ, निष्कर्षतः वो समझ गया कि पर्यावरण क्या है और उसका संरक्षण क्या है। मतलब संरक्षण शब्द भी वो समझेगा कि हाँ, संरक्षण मतलब क्या होता है। तो ये आपका बोधात्मक उद्देश्य हो गया। तीसरा आपका उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें क्या करता है, ये क्रियात्मक नहीं, मानसिक रूप से अनुक्रिया करता है। इसमें वो विशिष्ट व स्थूल परिस्थिति में प्रयोगार्थ उस सूचना को लेता है। जैसे अब वो समझेगा कि हाँ, अब हमें तो करना है, पर किस प्रकार से करना है, हमको कैसे करना है, हमको आसपास की जो पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं उनको संरक्षण कैसे कर देना है, ये चीज वो समझेगा। तो उसका प्रयोगात्मक रूप उसको मानसिक रूप से समझेगा। इसके बाद विश्लेषण आता है। विश्लेषण में क्या करेगा, उसको अंश रूप में तोड़ेगा और उसकी श्रृंखला बनाएगा। अंश रूप में तोड़ना, जैसे अब वो पर्यावरण के तत्वों को देखेगा कि जल है, जल को कैसे बचाना है, मृदा है, मृदा को कैसे बचाना है, आपके वायु को कैसे शुद्ध रखना है। तो ये सारी चीजें वो अंशतः आपको यहाँ पर समझेगा बच्चा। तो आपका ये आपका विश्लेषणात्मक जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद क्या करता है, अब आप आगे देखिए। इसके बाद वो मूल्यांकन करता है कि जो ज्ञान हमको मिला उसको हमको चरितार्थ मतलब करना है कि नहीं करना है, वो निर्णय लेता है। तो इसमें क्या करता है, जब मूल्यांकन करता है तो आंतरिक प्रमाण, जो आंतरिक उसके प्रमाण है, और जो बाह्य है उसकी कसौटी या मानक है, उसके निर्धारण मतलब उसके अनुरूप वो निर्णय लेता है उस सूचना के प्रति कि इसको हमको ग्रहण, मतलब हमने उसको सूचना को ग्रहण तो कर लिया, समझ तो लिया, इसको स्थायी रखना है कि नहीं रखना है। मतलब बच्चा को वो मूल्यांकन का उद्देश्य उसका पूरा हो गया, या
वास्तव में ये उपयोगी है या नहीं है बच्चे के लिए। बच्चा अगर उसका मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा कर लेता है, निर्णय लेने की क्षमता बना लेता है कि नहीं, हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो यहाँ पे आपका मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब इसमें आता है सृजन। तो सृजन में जो होता है आपका यथार्थ निरूपण और जो संप्रत्यय है उसको बच्चा निभाता है कि अभी तक आपने से बोला कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो निर्णय लेगा कि हम भी नष्ट होंगे, हमारी वजह से हो रहा है, जीव भी नष्ट होंगे। तो वो एक अपने वो फ्रीडम ग्रुप, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको गैर परंपरागत चिंतन वो करता है कि मतलब यहाँ पर कि वो जो तथ्य हमने सोचा, जो हमने जाना, जो समझा, जिसका मूल्यांकन किया, उसका नवीन प्रत्यय वो बनाता है। अगर नई अवधारणा बताता है तो ये आपका सृजनात्मक उद्देश्य होता है। दूसरा पक्ष आपका आता है भावात्मक। इसके जो आपके तत्व है आहरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चारित्रीकरण। आहरण में अब वो इसके इमोशन जोड़ रहा है, इमोशन जोड़ रहा है तो वो संप्रत्यय को स्वीकार करता है, यहाँ पर आहरण करता है इसको, तो स्वीकार करता है, नियंत्रण करता है। ये निष्क्रिय रूप से, मतलब भावात्मक रूप से निष्क्रिय है। हाँ सही तो कह रहे हैं, हमें संरक्षण करना चाहिए, हाँ सही बात है, मुझे करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करता है, वो निष्क्रिय ध्यान देता है, मतलब निष्क्रिय ध्यान दे रहा है, सक्रिय नहीं। अब जब इसका अनुक्रियात्मक उद्देश्य अगर आप देखेंगे, इसमें वो सक्रिय हो जाता है, तो उसकी सहमति, इच्छा और सक्रिय उत्तेजना, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने जीव जंतुओं के लिए, अपने पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए करना चाहिए। तो ये आपकी अनुक्रियात्मक यहाँ पर पक्ष है। अब क्या करता है, अनुमूल्यन। वो मूल्य को स्वीकार करता है, वरीयता देता है, वचनबद्ध करता है कि किसी भी कीमत पे हमको करना है, यही सही है, बाकी सब गलत है, तो मुझे ये चीज करना है, जो ये अनुमूल्यन के उद्देश्य है। इसके बाद संगठन करता है। अब इस संगठन आप अगर पियाजे से भी जोड़े तो वही चीज है, आत्मीकरण करता है, व्यवस्थापन करता है और मूल्य को अपने भावात्मक रूप से समायोजन करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा। यहाँ पर हमको ये चीज किस प्रकार से करनी है, इमोशनली, मतलब उसको समझता है, ज्ञान को यहाँ पर उसका संगठन करता है, आत्मीकरण करता है कि अब मुझे ही करना है, कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूंगा ही। तो यहाँ पर उसको व्यवस्थापन करता है, उसका खुद के व्यवहार में उस ज्ञान का समायोजन करता है। अब इसके बाद आता है चारित्रीकरण। अब वो चरितार्थ करने के लिए एकदम तत्पर है, भावात्मक रूप से स्वाभाविकरण, सामान्यकरण, स्थिति, अमूर्त ज्ञान निर्माण का यहाँ पर प्रयास करता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे ये चीज करनी है। तो यहाँ पर वो चीज चारित्रीकरण। अब इस आपको एग्जाम्पल के थ्रू इससे समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ी आसानी होगी। कोई भी टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी चीजें लागू होंगी, कोई भी आपका कंटेंट है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, उस चीज को एकदम अपने स्वभाव में ढाल देता है कि अब हमको ये करना है। अब यहाँ के बाद आपका आता है मनोचालक, जो कि एलिजाबेथ सिम्पसन ने इसको कैटेगराइज किया था 1969 में। तो यहाँ पर उन्होंने जो टर्म दिए वो दिए प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित व्यवहार, कार्य कौशल, जटिल बाह्य व्यवहार, अनुकूलन और उत्पत्ति। तो जो आपका प्रत्यक्षीकरण, अब इसमें क्या होता है कि अब वो क्रियात्मक रूप से एक्टिव हो रहे हैं। जागरूकता, वस्तु, गुण, संबंध, संवेदना, धारणा जो आपने बनाई है उसका क्रियात्मक पक्ष। तो आप प्रत्यक्षीकरण करोगे कि पेड़ लगाने के लिए बताओगे, सबको कहोगे, पौधे को लगाओगे, ठीक है। आप मोटिवेट हुए यहाँ से और आपने पौधा एक लगा दिया। अब क्या करेंगे, आप माइंड सेट करोगे। माइंड सेट करना मतलब उस कंटेंट के प्रति मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तत्परता, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से आप जो माइंड सेट कर रहे हो, मनस्थिति आपकी जो है, ये आपका ये उद्देश्य अगर बच्चा पूरा कर लेता है तो ये मनोचालक का दूसरा स्तर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप पौधे और लोगों को भी मोटिवेट करके और पौधे लगाओगे, और भी जल को, नदी के जल को साफ करने का प्रयास करोगे। पॉलीथीन आपको कहीं दिखती है तो उसको डस्टबिन में डाल के हटाने का प्रयास करोगे, मिट्टी में कभी नहीं डालोगे। तो ये सारी चीजें आप करने का यहाँ पर प्रयास करते हो। फिर आपका जो निर्देशित व्यवहार है, नियंत्रित उद्देश्योन्मुख बाह्य व्यवहार आपका होता है। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जो आपने यहाँ से सब कुछ सीखा उसी के अनुरूप कार्य करता है। वो अक्सर फिर वो जो चरित्र में उसके आगे चारित्रीकरण किया था, वो अक्सर वो चीज करने लगता है, वो निर्देशित लेकिन वैसा ही करता है। अब इसके बाद आता है कार्य कौशल। अब उसमें निपुण हो जाता है। अब जैसे उसने पेड़ तो लगा दिए, उसने छोड़ दिया। अब जैसे कि आप मानसिक रूप से समझिए कि कोई संतान उत्पत्ति करता है और उसे लावारिस छोड़ देता है। यही काम होता है पेड़ लगा के उसे छोड़ देना, ना उसको जल दे रहे हैं, ना खाद दे रहे हैं,
उसको जानवर खा रहे हैं, ना कोई उसको सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, अब उसमें जहाँ मतलब जो पेड़ उसने लगाए हैं, उसमें पानी देना, खाद देना, उसको बैरिकेडिंग करना, ये सारी चीज़ें अगर वो करता है, तो ये कार्य कौशल है। अगर कुशलता ये है कि वो पेड़ छोटे से बड़ा कर दे रहा है, तो यहाँ पे ये उसकी कुशलता है, जो उसने सीखा। उसके बाद फिर यहाँ पे जटिल बाह्य व्यवहार। अब वो क्या आ रहा है, जटिल व्यवहार में जो सृजनात्मक, क्रियात्मक आपकी अभिव्यक्ति है, समस्या समाधान। अब उसको ये तो ठीक है, इमोशनली अटैच था ही, दिमाग रूप से उसको पता ही है, उसने पेड़ भी लगाए। अब वो जा रहा है, यहाँ पे क्या किया वो, एक्सपर्ट मतलब इसमें भी है, कार्य कौशल में आपका बेसिक प्रोफिशिएंसी है और जटिल व्यवहार में एक्सपर्ट प्रोफिशिएंसी। तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी जो लोगों को मोटिवेट करेगा, और भी अन्य कार्य करेगा, और भी चीजें देखेगा, करेगा, मतलब वो पूरी तरह से सबको जागरूक करने से लेके पर्यावरण को शुद्ध करने से लेके पर्यावरण का संरक्षण करेगा। और यहाँ पर जटिल जो बताया नहीं गया वो कार्य भी वो यहाँ पर करेगा उसके विकास के लिए। अब क्या होता है अनुकूलन, तो ये अप्रत्याशित आपका अनुभवात्मक व्यवहार है। इसमें क्या करता है बच्चा, आप कहीं जा रहे हो, रोड बन रही है, अच्छी बात है, आपको भी पता है कितने पेड़ कटे होंगे, पेड़ कट रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, अप्रत्याशित व्यवहार कर रहे हो। अप्रत्याशित व्यवहार कर रहे हो, जैसे कि चिपको आंदोलन किया गया, आप उस पेड़ पे जाके चिपक गए, नहीं काटो तो मुझे काटो, तभी इसको काटे, नहीं मैं नहीं कटने दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है, आपने जो भी सीखा किया, उसका एक अप्रत्याशित व्यवहार, ये तो आपको बताया नहीं गया। जाना है ठीक है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ कर जा रहे हो जो अप्रत्याशित है, तो ये आपका अनुकूलन है। इसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे ऊपर उत्पत्ति, नई विचारधारा का क्रियात्मक पक्ष आपका है। उसमें क्या करते हो आप ऐसा कुछ कर देते हो, तो ना तो कहीं पूरे संसार में पेड़ कटेगा, ना कहीं नदी गंदी होगी, ना कहीं किसी को क्षति होगी, ना वायु प्रदूषण होगा, ना ध्वनि प्रदूषण होगा। तो आपने एक ऐसा पक्ष, जो सबसे उत्पत्ति आपने इस चीज की थी, जो कि सारी समस्या को ही समाधान कर देगा, अर्थात जो आपने सीखा एकदम उसका जो सुपीरियर उद्देश्य है वो है उत्पत्ति। तो यहाँ पे आपने वैसा कुछ किया। तो ये आपके 3 प्रकार की कैटेगराइजेशन है ब्लूम टैक्सोनॉमिक पे, और जिसके हमने यहाँ पर उदाहरण के थ्रू जिसको समझने का यहाँ पर प्रयास किया। एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक। संज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। भावात्मक में आहरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चारित्रीकरण। मनोचालक में प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित व्यवहार, कार्य कौशल, जटिल बाह्य व्यवहार, अनुकूलन और उत्पत्ति। तो ये बहुत ही मुख्य आपका सिद्धांत है, जिसको हमें अध्ययन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।